अस्सलाम वालेकुम, आई एम नादिया नूर। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जनरल बायोलॉजी सेक्शन का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस डिस्कस करेंगे। अगली स्लाइड में हम वेरियस टेक्निक्स करेंगे जो हम वायरसेस की आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ एनिमल वायरसेस। वायरसेस के बारे में ये बात हम जानते हैं कि दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, मीन्स दे आर स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट सेल फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सो टू मेक न्यू वायरसेस दे रिक्वायर अ होस्ट सेल, बिकॉज उनके पास अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती और उनको अपने प्रोजेनी बनाने के लिए होस्ट सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करना पड़ता है। वायरसेस की कल्टीवेशन के लिए दो तरह की बेसिक टेक्निक्स हो सकती हैं। एक इन वीवो से मुराद है कि हम कोई लिविंग एनिमल या लिविंग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग उनको प्रोवाइड करें, जबकि दूसरी टेक्निक जो है वो है इन विट्रो कल्टीवेशन, जिसमें हम सेल कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। सेल कल्चर बेसिकली होते तो लिविंग सेल ही है, लेकिन हम उनको आर्टिफिशियल मीडिया पे सब कल्चर करते हैं आउटसाइड द लिविंग बॉडी। पर्पस ऑफ वायरल कल्चरिंग। हमें वायरस को कल्टीवेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो हमें किसी भी वायरस को क्लिनिकल सैम्पल से आइसोलेट करने और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वायरस को आइसोलेट करना पड़ता है, या अगर हमें किसी वायरस के स्ट्रक्चर की रेप्लिकेशन की या उसके पैथोजेनेसिस या अफेक्ट ऑन होस्ट सेल को स्टडी करना है तो इस सिलसिले में हम उसको कल्टीवेट करते हैं, या फिर फॉर द पर्पज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। आइनर स्लाइड्स में हम बारी बारी तमाम कल्टीवेशन मेथड्स को डिस्कस करते जाएंगे। एम्ब्रियोनेटेड एग टेक्निक। एम्ब्रियोनेटेड एग टेक्निक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम ऐसे एग इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो चुका हो और एम्ब्रियो की जो एज हो वो तकरीबन 7 to 12 डेज ओल्ड एम्ब्रियो हो। इस पर्पस के लिए हम चिकन, डक या टर्की एग्स इस्तेमाल करते हैं। ये मेथड 1931 में गुड पास्चर ने डेवलप की और उन्होंने हेन्स एग इस्तेमाल किए फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वायरस। एम्ब्रियोनेटेड एग में जो प्रोसेस है कल्टीवेट करने का वायरस, वो बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ द वायरस। हमें सबसे पहले ऐसा एग सेलेक्ट करना पड़ता है जिसमें एक जो एम्ब्रियो हो वो डेवलप हो चुका हो, तकरीबन वो 7 to 12 डेज ओल्ड हो और लिविंग हो। इसके मकसद के लिए हम जो सबसे पहला काम करते हैं वो हम करते हैं कैंडलिंग। कैंडलिंग में हम एक एम्ब्रियोनेटेड एग को लाइट सोर्स के ऊपर रखते हैं और जब तेज़ लाइट उस एग के ऊपर पड़ती है तो हमें उसके अंदर वेन्स और एम्ब्रियो की मूवमेंट नज़र आती है, जिससे हमें लोकेशन को लोकेट करने में और मार्क करने में आसानी होती है। आफ्टर मार्किंग, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हम एयर सैक को मार्क कर लेते हैं, योक सैक को मार्क कर लेते हैं, फिर एलेंटोइड कैविटी होती है, फिर एल्ब्यूमिन का एरिया है और फिर हम देख सकते हैं वो एरिया है योक सैक के साथ बिल्कुल ज्वाइन जिसमें एम्ब्रियो डेवलप हुआ है। आफ्टर कैंडलिंग हम एग की जो सरफेस है उसको आयोडीन से अच्छी तरह से स्टरलाइज कर लेते हैं ताकि सरफेस में मौजूद कोई भी बैक्टीरिया या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो साफ़ हो जाए। इसके बाद हम ड्रिल या बोरर जो कि स्टराइल हो उसकी मदद से सुराख करते हैं एग में ताकि जो शेल है उसके अंदर सुराख हो जाए और हमारी जो सिरिंज से इनॉकुलेशन है वो आसान हो जाए। इसके बाद
आफ्टर परफोरेशन हम इनॉकुलेशन करते हैं, हम वायरस जो जिसकी हमें कल्टीवेशन मकसूद है, हम उसको सिरिंज में लेते हैं इन अ सस्पेंशन और फिर हम उसको इनॉकुलेट कर देते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में डिफरेंट वायरसेस की साइट्स बताई गई हैं, जैसे कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन इनॉकुलेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है फॉर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। एमनियोटिक इनॉकुलेशन जो है वो की जाती है फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस। यॉर्कसैक इनॉकुलेशन की जाती है फॉर दी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। और एलेंटोइक इनॉकुलेशन की जाती है फॉर दी मम्स वायरस। आफ्टर इनॉकुलेशन जो हमने ओपनिंग की थी शेल में, उसको हम सील कर देते हैं विद दी पैराफिन ताकि उसमें कंटामिनेशन ना हो। और सील करने के बाद हम एग को इंक्यूबेट कर देते हैं 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 2 to 3 डेज। आफ्टर इंक्यूबेशन हम जो है एग को तोड़ देते हैं और फिर हम वायरल ग्रोथ के साइंस ऑब्जर्व करते हैं। वायरल ग्रोथ के जो साइंस हैं वो हो सकता है कि जो एम्ब्रियो है उसकी डेथ वाक़या हो जाए, या एम्ब्रियो के जो सेल है वो डैमेज हो जाए, या मेम्ब्रेन के ऊपर कोई लोकलाइज लीजन फॉर्म हो जाए इन द फॉर्म ऑफ ओपेक स्पॉट्स, जिसको हम पॉक्स कहते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग द साइंस ऑफ द वायरल ग्रोथ हम वायरस को आइसोलेट कर लेते हैं फ्रॉम दिस साइट जहां हमने वायरस को इनॉकुलेट किया था। इस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं जिसमें हम वायरस को आइसोलेट कर लेते हैं फ्रॉम द स्पेसिफिक साइट। लाइव एनिमल इनॉकुलेशन, जो दूसरा मेथड है एनिमल वायरस कल्टीवेशन का, वो लाइव एनिमल इनॉकुलेशन है। वो वायरसेस जो एम्ब्रियोनेटेड एग में या टिश्यू कल्चर टेक्निक में कल्टीवेट नहीं हो सकते, उनको हम लेबोरेटरी एनिमल्स के अंदर इनॉकुलेट करते हैं। और मोस्टली हमारे पास माइस, गिनी पिग्स, रैबिट्स और मंकीज को इस्तेमाल किया जाता है फॉर दिस पर्पस। वायरस की इनॉकुलेशन जब हम करते हैं लाइव एनिमल, तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जो लैब एनिमल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिजीज़ फ्री हो, यानी कि उसको कोई बीमारी ना हो। वायरसेस को हम इंट्रापेरिटोनियल या सबकुटेनियस रूट के थ्रू एंटर करते हैं। इंट्रापेरिटोनियल से पेरिटोनियल रूट से मुराद है कि उसके वायरस की इनॉकुलेशन एनिमल के एब्डोमेन में की जाती है, या सबकुटेनियस से मुराद है स्किन में की जाती है। आफ्टर इनॉकुलेशन हम एनिमल को ऑब्जर्व करते हैं फॉर द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, या उस एनिमल की डेथ वाक़या हो जाती है। आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ द वायरस फिर हम उस वायरस को आइसोलेट कर लेते हैं या प्योरीफाई कर लेते हैं फ्रॉम द टिश्यू ऑफ दीज एनिमल। लाइव एनिमल इनॉकुलेशन थोड़ा काफ़ी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेंटेनेंस एक्सपेंसिव है, साथ साथ इसमें एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है। इसलिए हमारे पास मेथड अवेलेबल है जिसे हम सेल कल्चर टेक्निक कहते हैं। आजकल मोस्ट कॉमनली जो लैब्स मेथड इस्तेमाल करती हैं दे प्रेफर सेल टेक्निक। सेल कल्चर बेसिकली होता क्या है? सेल कल्चर बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सेल्स को कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं। इन सेल्स को जब हम लैब में ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास या तो ग्लास या ट्रीटेड प्लास्टिक सरफेस चाहिए होती है, जिसके लिए ख़ास किस्म की बॉटल्स अवेलेबल हैं, और एक केमिकली डिफाइंड ग्रोथ मीडियम चाहिए होता है। ये जो केमिकली डिफाइंड ग्रोथ मीडियम है इसके अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, ग्लूकोज मौजूद होता है, सीरम मौजूद होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, बफर मौजूद होता है टू मेंटेन दी पीएच, एंटीबायोटिक्स ऐड की जा सकती हैं टू प्रिवेंट दी बैक्टीरियल कंटामिनेशन, और एक पीएच इंडिकेटर जो यूजुअली फिनॉल रेड है वो डाला जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर होस्ट सेल या टिश्यूज जो है वो भी डाले जाते हैं।
आफ्टर इंक्यूबेशन जो सेल्स इसमें इनॉक्यूलेट किए गए हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो ग्रो करते हैं, डिवाइड होते हैं और एक मोनोलेयर फॉर्म करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द बॉटल. टाइप्स ऑफ सेल कल्चर. बेसिकली सेल कल्चर की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी सेल लाइंस एंड कंटिन्यूस सेल लाइंस. प्राइमरी सेल लाइंस से मुराद क्या है कि प्राइमरी सेल लाइंस जब आप इनिशियली टिश्यूज़ लेते हैं, या तो आप लेबॉर्ट्री एनिमल से या ह्यूमन के जो पैथोजेनिक स्पेसिमेन हैं अगर आप वो ले रहे हैं लाइक एमनियन सेल्स, तो वो सेल्स जो इन स्पेसिमेन से डेवलप होंगे उनको हम प्राइमरी सेल्स लाइंस कहते हैं. सबसे पहले आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ एक माइस का जो है लिवर है उससे टिश्यूज़ लिए गए हैं. इन टिश्यूज़ को अच्छी तरह मिन्स किया जाता है. मिन्स करने के बाद उसको एंजाइम से ट्रीट करते हैं लाइक कोलेजिनेज. इस एंजाइम ट्रीटमेंट से जो सेल्स हैं वो सब अलहदा अलहदा हो जाते हैं और उसके बाद उसको जो है हम कल्चर मीडिया में डाल देते हैं और उस कल्चर मीडिया को फिर हम इंक्यूबेट कर देते हैं. तो सेल कल्चर के लिए जो हम कल्चर मीडिया इस्तेमाल करते हैं उसे हम टिश्यू कल्चर मीडियम कहते हैं. अब ये जो प्राइमरी सेल्स हैं इनकी दो तरह के हो सकते हैं, या तो एपिथेलियल सेल्स हो सकते हैं जो क्यूबॉइडल शेप होते हैं, या फिब्रोब्लास्टिक सेल्स होते हैं जो स्पिंडल शेप होते हैं. प्राइमरी सेल लाइंस की सबसे ख़ास बात क्या है कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट है. दे आर ग्रोन इन विट्रो फॉर अबाउट 5 to 10 डिविजन्स एट मोस्ट. और ज़्यादातर जो प्राइमरी सेल लाइंस हैं वो हम वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं या वायरस की आइसोलेशन के लिए करते हैं फ्रॉम द स्पेसिमेन. हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं प्राइमरी सेल लाइंस की वो मंकी किडनी सेल कल्चर है और ह्यूमन एमनियन सेल कल्चर है. कंटिन्यूस सेल लाइन. कंटिन्यूस सेल लाइन से मुराद ये वो सेल्स हैं जो बेसिकली ड्राइव किए गए होते हैं फ्रॉम द कैंसरस टिश्यूज़. और इन सेल्स की ख़ास बात क्या है, ये सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और ये हम मेंटेन कर सकते हैं फॉर इनडेफिनिट पीरियड. इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट नहीं होता. आप इसको इनडेफिनिट पीरियड के लिए जो है मेंटेन कर सकते हैं बाय सीरियल सब कल्चर, और आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं ना डीप फ्रीज़र एट -70 डिग्री सेंटीग्रेड. और क्योंकि ये कैंसर सेल से ड्राइव किए गए हैं तो ये हम वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. हमारे पास जो एग्जांपल्स है कंटिन्यूस सेल लाइंस की वो है हीला. ये ह्यूमन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स सेल लाइन है. बेसिकली वीरो सेल्स जो कि वर्विट मंकी से ड्राइव किए गए हैं, उसकी किडनी से ये सेल लाइंस ड्राइव की गई हैं. और बेसिकली दीज आर दी कैंसरस सेल लाइंस, यानी कि इसमें वो सेल इस्तेमाल किए गए होते हैं जो जिनके अंदर जो उनका जीनोम है वो ऑल्टर्ड हो चुका हो और दे आर मेंटेन फॉर इनडेफिनिट पीरियड इन विट्रो. अब जो असल मरहला आता है वो है साइंस ऑफ वायरल ग्रोथ. हमने सेल लाइंस में अपनी डिज़ायर्ड सेल लाइन में वायरस को ग्रो कर दिया. अब हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें वायरस ग्रो हुआ है या नहीं. सबसे मेजर चेंज जो वायरस की ग्रोथ में सेल में आता है, ग्रोथ की वजह से सेल में आता है, उसको हम साइटोपैथिक इफेक्ट कहते हैं. ये जो इफेक्ट हैं ये कुछ भी हो सकते हैं. या तो सेल जो है वो अपनी एबिलिटी टू एडहेयर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर वो लूज़ कर सकता है. ये सेल का शेप चेंज हो सकता है, अगर वो फ्लैट था तो वो राउंड हो सकता है, या उसका न्यूक्लियस जो है वो श्रिंक हो सकता है,
या उसके साइटोप्लाज्म में अनयूजुअल वैक्यूल्स फॉर्म हो सकते हैं, या जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है बहुत सारे सेल्स की, वो आपस में फ्यूज होके एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बना सकते हैं जिसे हम सिंथाइशिया कहते हैं, या न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म में कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हमें नज़र आने लगते हैं, या सेल का लिसिस हो जाता है। इन तमाम एबनॉर्मल चेंजेस को जो वायरल ग्रोथ की वजह से अपेयर होते हैं, इन्हें हम साइटोपैथिक अफेक्ट, वो वायरस की ग्रोथ की वजह से जो सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए। नेक्स्ट जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो है फॉर द बैक्टीरियोफेज। हमें पता है कि वो वायरसेस जिनका होस्ट बैक्टीरियल सेल होता है उनको हम बैक्टीरियोफाज वायरस कहते हैं। तो जो कल्टीवेशन होगी बैक्टीरियोफाज की वो भी एनिमल वायरस से थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि बैक्टीरियोफाज के केस में आपको जो होस्ट सेल है वो बैक्टीरियल सेल देना होगा। तो यूजली क्या किया जाता है कि हम प्योर कल्चर ले लेते हैं बैक्टीरिया का, और ये जो प्योर कल्चर है इट शुड बी इन लॉग फेज। हमें पता है कि लॉग फेज में जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर इन देयर एक्टिव फेज ऑफ ग्रोथ, दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। इस लॉग फेज कल्चर के अंदर हम उस बैक्टीरिया का स्पेसिफिक फेज जो उसको इन्फेक्ट करता है वो ऐड कर देते हैं, और उसके बाद इस मिक्सचर का कुछ अमाउंट जो है वो हम सॉफ्ट एगर में डालते हैं। सॉफ्ट एगर से मुराद क्या है? ये सॉफ्ट एगर वो एगर है जिसमें जो एगर की कॉन्सेंट्रेशन है वो तकरीबन 1.1। सॉफ्ट एगर वो एगर है जिसमें जो एगर की कॉन्सेंट्रेशन है वो 1% से कम रखी जाती है, जिसे हम कहते हैं 0.7%। इस 0.7% एयर से रखने से मुराद क्या है कि ताकि बैक्टीरियोफेज जो है वो आसानी से डिफ्यूज़ हो सके इनटू द मीडियम। इसके बाद इस फेज होस्ट और सॉफ्ट एगर का जो मिक्सचर है इसको न्यूट्रन एगर की सरफेस पे जो है वो डाल दिया जाता है और सॉलिडिफाई होने दिया जाता है। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इसको इंक्यूबेट कर दिया जाता है इनटू द इंक्यूबेटर, और आफ्टर 18 to 24 आवर्स हम देखते हैं कि हमें बैक्टीरियल लॉन नज़र आता है, और कहीं कहीं से वो लॉन जो है वहाँ पे होलो स्पॉट्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लैक्स। बेसिकली ये प्लैक्स जो हैं ये क्या हैं? ये वो एरिया है जहाँ बैक्टीरियोफाज ने लिटिक साइकिल कैरी आउट किया और वहाँ से उसने अपने होस्ट सेल का लिसिस कर दिया। आप ये जो ट्रांसलूसेंट सी वाइट लेयर देख सकते हैं, दिस इज़ द बैक्टीरियल लॉन, और ये जो ट्रांसपेरेंट आपको कलरलेस स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर दी प्लैक्स। डेफिनेशंस। हमारे पास वायरसेस जो कि एक टिपिकल वायरस है जिसके पास कैप्सिड मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड है, हमारे पास इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम वेरियोइड्स या प्रेऑन्स में क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली वेरियोइड्स क्या हैं? ये ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट वायरसेस हैं दैट मेनली कंप्राइज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बहुत ही शॉर्ट होता है, अराउंड 250 to 350 न्यूक्लियोटाइड्स उसमें मौजूद होती हैं, और दिस आरएनए डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। इसीलिए जो ये वेरियोइड्स हैं देखा जाए तो ये कोई स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोटीन जो है वो नहीं बनाते होस्ट सेल में जाने के बाद, और ज़्यादातर जो वेरियोइड्स हैं दे आर बेसिकली, ये जो वेरियोइड्स हैं दे आर बेसिकली प्लांट पैथोजेंस। दूसरे जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेऑन्स कहलाते हैं। ये जो प्रेऑन्स है इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स।
दे आर बेसिकली प्रोटीन जिनके पास कोई न्यूक्लिक एसिड मौजूद नहीं होता, इनकी जो रिप्रोडक्शन साइकिल है इट इज़ नॉट क्लियर। जो फेमस हमारे पास डिजीज़ है इट इज़ दी क्रोट्सफेल्ड जैकब डिजीज़, जिसे हम मैड काउ डिजीज़ भी कहते हैं। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है इट इज़ प्रियॉन।